हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पर ईवीएस के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। ईवीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि हमारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आपका इन्वायरमेंट भी रहेगा और साथ ही इन्वायरमेंट की पैडागोजी यानी कि इन्वायरमेंट का शिक्षण शास्त्र भी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो सारी ही चीज़ें आज के सेशन में मतलब एक ही सेशन में हम लोग कंप्लीट करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। यदि आप चैनल पर न्यू है और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर सकते हैं ताकि कोई भी क्लास यदि आपकी टीईटी से रिलेटेड आती है, टेट एग्जाम से रिलेटेड आती है, तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, और आज की बात कर ले यदि कि 6 अगस्त को आपकी कौन कौन सी क्लासेस होने वाली है। 6 अगस्त की सुबह आपको अभी ईवीएस की क्लास मिल रही है। आज के दिन में 2 बजे आपको संस्कृत की क्लास मिलेगी। 3 बजे आपका स्पेशल सरप्राइज सेशन रहेगा। ठीक है, वो सीडीपी का रहेगा। और अगेन 6 बजे आपकी सीडीपी की, जैसे कि हमेशा ही रहती है, 6 बजे आपकी सीडीपी की यहाँ पर लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, तो कोई भी सेशन आज के दिन में आप मिस नहीं करेंगे। यदि यह वीडियो आप कुछ दिन बाद देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर सारी क्लासेस को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन की यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण द्योतक क्या है, ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन ही आपका पहला क्वेश्चन है। ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत हमारा सूर्य है, सन है, इसी से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ डिटेल पढ़ना आवश्यक है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर सेट किया था। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण द्योतक सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित द्योतक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें इससे मिलती है। वर्तमान में फोटोन जो है, छोटी छोटी प्रकाश तरंगे पेटिका इन्हें बोला जाता है। फोटोन्स क्या होते हैं, सूर्य किससे मिलकर बना है, फोटोन्स का एक बोल सकते हैं बॉल होता है, जिसमें क्या होता है, विकिरण ऊर्जा का संचार किया जाता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों के क्रिया जो होती है उसे हम लोग यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहाँ पर बोलते हैं। तो क्या ये लाइंस बोल रही है एक बार और इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो बहुत बेसिक सा था कि सूर्य का जो प्रमुख स्रोत है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो सूर्य है। अब ये कार्य क्या होता है, कैसे निर्माण होता है, महत्वपूर्ण द्योतक सूर्य होता है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक और अपरिमित द्योतक है, जो वातावरण में फोटोन यानी कि छोटी छोटी प्रकाश तरंगे पेटिकाएं होती है, उनको क्या करता है, उनके अंदर विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। उनके माध्यम से विकिरण ऊर्जा जो है पृथ्वी तक पहुंचाने का कार्य करता है। पृथ्वी पर महत्वपूर्ण रासायनिक क्रिया जो है, केमिकल प्रोसेस कौन सी होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को माना जाता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कहाँ पर होती है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस हरे पौधों के अंतर्गत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 25। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 15 जो है सभी भारतीयों में सार्वभौमिक मानवाधिकार की धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद किए बिना, मतलब इनमें कोई भी भेदभाव देखे बिना समानता का अवसर प्रदान करता है। हम लोग हमारे मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, आपको पता है उसके अंदर हमारे समानता का अधिकार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 15 जो है हमें इस बारे में बताता है। क्या सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है, सभी जीवों का हर एक चीज पर, प्राकृतिक चीजों पर, सभी पर बराबर का अधिकार है। ये चीज हमें अनुच्छेद 15 दर्शाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था। तो भारत का सबसे पुराना और सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में स्थित है। 1934 में संयुक्त प्रांत के गवर्नर मैल्कम हैली ने इसे जैविक उद्यान घोषित किया था और इसका नाम 1936 में हैली नेशनल पार्क रखा गया था। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका नाम जिम कॉर्बेट तो है लेकिन इसे हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैल्कम हैली ने बनाया था। ठीक है, तो हैली नेशनल पार्क अब उसका नाम हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में ये सबसे पुराना हमारा बोल सकते हैं नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान है। पहले ये बायोस्फीयर रिजर्व था, एक जैविक उद्यान था, लेकिन अब इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है। स्थापना कब हुई थी, तो 1934 में जो है जैविक उद्यान था और फिर 1936 में इसका नाम जो है हैली नेशनल पार्क रखा गया है। ठीक है,
ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन में जिम कॉर्बेट भी दिख सकता है। हेली की जगह जिम कॉर्बेट दिखेगा तो आपका आंसर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली मुख्यतः गैस कौन सी है? सीधी सी बात है, श्वसन सांस हम लोग लेते हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस होती है। ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ पर ग्रहण करते हैं, CO2 को हम लोग रिलीज करते हैं और जैसा ही इसका उल्टा जो है हमारे पौधों के अंदर हो जाएगा, वो CO2 एक्सेप्ट करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन हमारी रंगहीन, स्वादहीन तथा गंध रहित गैस है और ये एक प्रकार का रासायनिक तत्व कंसीडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा पेडागोजी का है। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका जो है वो चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम यानी सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? एक हम लोग वो जल वाला क्वेश्चन करते कि जलाभाव के बारे में बच्चों को मोटिवेट करना चाहती है, इसके बारे में बच्चों को जागरूक करना चाहती है मैम, तो मैम यहाँ पर क्या कर सकती है, टीचर यहाँ पर क्या कर सकती है? सेम क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों को सीखने के लिए पौधों का अवलोकन है, पौधों के बारे में बच्चों को बताना चाहती है माहिका मैम, तो यहाँ पर मैम क्या कर सकती है? समझाना कि पौधे भी सजीव होते हैं, उनमें जान होती है, समझाना कि पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखना या फिर उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों के अंतर का अवलोकन करवाना। तो बिल्कुल जो आप सोच रहे हो वही आंसर यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सही होगा। उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। आपको याद होगा हमने सीटेट का एक पेपर लगाया हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक टीचर जो है बच्चे को वर्गीकरण करने को देती है कि उनकी ऊंचाइयों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण करो, उनके पत्तियों के आधार पर, उनकी गंध के आधार पर, और उगने के स्थान पर नहीं था, वहाँ पर ये था कि औषधि गुणों के आधार पर आप उनका वर्गीकरण करो। तो टीचर का ये करने के पीछे उद्देश्य क्या है? टीचर जो है बच्चों की अवलोकन क्षमता का विस्तार करना चाहती है। जस्ट इस क्वेश्चन का उल्टा पूछ लिया गया था, ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया था और क्वेश्चन को वहाँ पर ऑप्शन में दे दिया था। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे, बस ये पेडागोजी सॉल्व करने की ट्रिक आपके पास होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, कितना ही लेंदी आ जाए, कितना ही छोटा आ जाए, आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो माहिका मैम क्या चाहती है? माहिका मैम चाहती है कि उनके बच्चे जो है पत्तियों की गंध उगने के स्थान पर यदि करते हैं तो उनकी अवलोकन शक्ति जो है उसका बहुत ही ज्यादा यहाँ पर विकास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या है? लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करना, लंबे समय तक शराब का सेवन करना, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से या फिर परिवार के लोगों के द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। मात्र हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाता है, शरीर की जितनी भी शारीरिक गतिविधियां होती है वो सब रुक सी जाती है, शरीर बीमार सा पड़ जाता है। तो क्यों होता है? लंबे समय तक शराब का सेवन करने से। नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते, देखो यहाँ पर रोग भी बताया हुआ है, डिटेल भी लिखी हुई। सिरोसिस नामक एक रोग होता है जिसके कारण जो है शरीर से सारी जो शक्ति होती है वो खत्म होने लग जाती है, शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सजीवी को प्रभावित किए हुए तो यह चीज क्या कहलाती है? परजीविता कहलाती है, सभोजिता कहलाती है, मृतोपजीविता कहलाती है या फिर सहजीविता ये यहाँ पर कहलाती है। तो जब एक जीव लाभ लेता है दूसरे किसी सहजीव को प्रभावित किए बिना तो इसे तो हम लोग सभोजिता कहते हैं। आपको याद होगा तो हमने एक व्हेल मछली जो है उसका एग्जाम्पल देखा था कि उसके साथ साथ जो छोटी मछलियां होती है, व्हेल मछली जो अपना शिकार करती है वो अपना शिकार कर लेती है लेकिन उसके छोटे छोटे जो टुकड़े बच जाते हैं वो टुकड़े दूसरी मछलियां खाकर अपना जीवन यापन करती है। तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, ना व्हेल को होता है ना दूसरी अदर फिशेज जो होती है उनको यहाँ पर नुकसान होता है। तो ये प्रक्रिया हमारी सभोजिता कहलाती है। क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी पूछा जा सकता है, तो एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो उदाहरण के लिए सहभागिता या सहभोजिता यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच में कैसी अंतर क्रिया, कैसा इंटरेक्शन होता है जिसमें एक जंतु एनिमल को तो इस संबंध रिलेशन से लाभ मिलता है, बेनिफिट मिलता है, किंतु दूसरे को कोई हानि नहीं होती है। एक को लाभ मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन सामने वाले को बिल्कुल भी यहाँ पर हानि नहीं होती है। एग्जाम्पल देख लेते, ये जो फेमस एग्जाम्पल है यही आपसे पूछे जाएंगे। गैस्ट्रोपोड कवच में केकड़ा रहता है, ठीक है, ये गैस्ट्रोपोड कवच होता है, इसके अंदर जो होता है हमारा केकड़ा निवास करता है, केकड़ा निवास करता है और कवच के ऊपर जो है, कवच के ऊपर एनीमोन चिपके हुए रहते हैं। तो अब आप मुझे बताओ केकड़े को इससे कोई हानि है या फिर ये जो एनीमोन जो इस कवच के ऊपर चिपके हुए, क्या इससे केकड़े को कोई नुकसान है? क्या केकड़े को कोई लाभ है? क्या दोनों बिल्कुल अपने आराम से है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, सब आराम से रह रहे हैं, पर एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है। ठीक है, तो गैस्ट्रोपोड कवच में केकड़ा रहता है, क्रैब रहता है और कवच के ऊपर एनीमोन चिपकी हुई रहती है जो दोनों ही एक दूसरे को नुकसान
नहीं पहुंचाते, दोनों लाभ लेते हैं। गैस्ट्रोपोड कवच में रहकर अपनी सुरक्षा का लाभ रहता है और एनीमोन उसी पर चिपकी हुई रहती है तो उसे अपना जीवन मिल जाता है। इसी प्रकार शार्क मछली जो है, शार्क से कौन चिपका हुआ रहता है? पेट्रोमाइजोन जो है चिपकी हुई रहती है। शार्क अपना काम कर लेती है, अपने जो टारगेट रहता है, शिकार रहता है उसको खा लेती है और पेट्रोमोन बचे हुए अवशेष को खा लेती है। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। व्हेल जो है समुद्री वर्निकल, व्हेल से जो है समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। व्हेल अपना काम करती, समुद्री वर्निकल अपना काम करते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। मतलब एक दूसरे से चिपके हुए रहना मतलब वर्निकल जो है व्हेल से यहाँ पर चिपके हुए रहते हैं। व्हेल को वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा, व्हेल भी इनको नुकसान यहाँ पर नहीं पहुंचाती है। ठीक है, समझ में आई? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग देख रहे हैं 2 पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब कि इंपॉर्टेंट किसी न किसी एंगल से तो है। तो जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी को प्रभावित किए हुए तो इसे सहभोजिता यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? वर्ल्ड नेटवर्क के अकॉर्डिंग बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा यहाँ पर शामिल नहीं है? तो देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में, वो बायोस्फीयर में शामिल नहीं है। इसमें सुंदरवन टाइगर रिजर्व आ जाएगा जो कि पश्चिम बंगाल में, मन्नार की खाड़ी भी आ जाएगी इसके अंदर, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में, वो भी इसके अंदर वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर इसको शामिल किया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में इसका नाम आता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसके अंदर नहीं आता है। अगले की यदि हम लोग बात करें तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर होना चाहिए? देखो पहला ऑप्शन है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशल का विकास करना, हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, आकलन में सफलता प्राप्त करना। तीसरा ऑप्शन है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं यानी अवधारणाओं को समझना, या फिर सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। हमसे पूछा है कि प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी आपको ढूंढना है और साथ ही प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल की यहाँ पर बात की गई है। तो प्राइमरी लेवल पर क्या होगा? वो ही सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना प्राइमरी लेवल पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऑप्शन और आता है कि बच्चों को व्यवहारिक दुनिया से कनेक्ट करना, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर इसी का एक रूप बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर बच्चे इतने ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर नहीं होते कि वो सारे क्रियाकलाप कर पाएँ, तो बच्चों को बाहरी दुनिया से कनेक्ट करना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। भेड़, ऊँट व याक के बालों से, भेड़, शेर और ऊँट के बालों से, ऊँट, हाथी तथा खरगोश के बालों से, या फिर गाय, बकरी तथा भेड़ के बालों से। देखो सीधी सी बात है, ऊन प्राप्त करना है तो आप किसके ऊपर डिपेंड रहोगे? किसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिपेंड रह सकते हो? देखो ऊन कहाँ से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। भेड़, ऊँट एवं याक के बालों से। भेड़, शेर और ऊँट, तो शेर तो होगा नहीं। ठीक है, ऊँट, हाथी और खरगोश, तो हाथी और खरगोश होगा नहीं। गाय, बकरी और भेड़, तो गाय होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? भेड़। आंसर ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, भेड़, ऊँट एवं याक के बालों से यहाँ पर ऊन की प्राप्ति होती है। ये यहाँ पर ऊँट है, तो मैं आपको थोड़ी सी प्रजातियाँ बता देती हूँ कि कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं जिनसे हमें ऊन की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें हमारी एनसीईआरटी में आती है, मतलब कि आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आवश्यक है। तो चलिए थोड़ी सी भेड़ की प्रजातियाँ, ऊँट की प्रजातियाँ, याक की प्रजातियाँ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एनसीईआरटी की बुक का ही है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु में कौन कौन आता है? नॉर्मली हमारे यहाँ पर भेड़ की ही ऊन चलती है, मार्केट में भेड़ की ही मिलती है, लेकिन फिर भी ऊन जो है भेड़ की ऊन होती है, लेकिन याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। ये याक इसी जगह पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर प्रचलित है? तिब्बत और लद्दाख जो एरिया है यहाँ पर याक की ऊन मिलती है। और भी देख लेते हैं, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पको से भी ऊन की प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है आपको ऊँट देखकर थोड़ा सा शॉकिंग लगा हो कि ऊँट से हम लोग ऊन कैसे प्राप्त करेंगे, लेकिन फिर भी दक्षिण अमेरिका में जो अलग प्रजाति के ऊँट होते हैं, जैसे लामा और एल्पेका प्रजाति के जो ऊँट होते हैं, जो कैमल होते हैं, इनसे हमें उनकी प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। और थोड़ा और आगे बढ़े तो बकरी के बालों से भी उनकी प्राप्ति की जाती है। अब इसकी एक प्रजाति होती है अंगोरा ऊन जो होती है, को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। कहाँ पर पाई जाती है भाई साहब ऐसी बकरियाँ? तो ये जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है।
कश्मीरी बकरी की जो त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं, इनसे शाल बनाई जाती है जिसे पश्मीना शाल के नाम से जाना जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज के सेशन का आपको यही लगा होगा कि ऊँट से ऊन प्राप्त हो रही है, तो कौन से, लामा और अल्पाका से प्राप्त हो रही है। पश्मीना शालें किससे बनती है, तो कश्मीरी बकरी होती है, अंगोरा प्रजाति की बकरी होती है, अंगोरा नस्ल की बकरी होती है, उनसे हमें यहाँ पर जो है उनके मुलायम फर से शॉल बनाई जाती है जिसे पश्मीना शॉल कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है पश्मीना शॉल कश्मीर की। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जैसे कि नस्ल व प्रजाति के बारे में पूछा जाता है। तो भेड़ की कौन कौन सी नस्लें जो है पाई जाती है भारत के अंदर, वो सारे आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। लोही नस्ल जो होती है ये अच्छी गुणवत्ता का ऊन देती है, सबसे अच्छी गुणवत्ता का ऊन यहाँ पर मिलता है। ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशायर नस्ल जो है भूरी ऊन यहाँ पर मिलती है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ये नस्ल पाई जाती है। नली नस्ल जो है गलीचे की ऊन इससे मिलती है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ये वाली नस्ल पाई जाती है भेड़ की। हम ये सारी ही भेड़ की नस्ल के बारे में बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए, मारवाड़ी जो है मोटी रुक्ष ऊन पाई जाती है, मोटी मोटी ऊन पाई जाती है और ये गुजरात में पाई जाती है। पाटनवाड़ी जो है होजियरी के लिए पाई जाती है ऊन, और ये भी गुजरात में ही आपको ये वाली भेड़ जो है इसकी प्रजाति देखने को मिलेगी। इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो मेन जो पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, रेशम कीट के बारे में यदि हम लोग बात करें तो रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त यहाँ पर की जाती है। रेशम कीटों से हमें रेशम प्राप्त होगा, भेड़, बकरी और याक से हम लोग और ऊँट से भी ऊन की प्राप्ति होती है। और रेशम और ऊन जो है जांतव रेशे कहलाते हैं। ऊँट में जो है, ऊँट की यदि हम लोग बात करें, कैमल की यदि बात करें तो लामा और अल्पाका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। ठीक है, ये अपने क्षेत्र में नहीं पाए जाते, दक्षिण अमेरिका उधर पाए जाते इस प्रकार के ऊँट, जंगली ऊँट इन्हें बोला जाता है। अगला पॉइंट देखिए, भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। चलो अगला पॉइंट देखो, भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन और छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काटकर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। इसका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में बताया हुआ है। देखो सबसे पहले इस तरीके से भेड़ की ऊन उतारी जाती है, उसके बाद इनको टंकियों में अभिमार्जन इनका किया जाता है, उसके बाद इस तरीके से मशीन के द्वारा अच्छे से सफाई की जाती है और फाइनली इनका फिर यहाँ पर इनको काट कर धागा यहाँ पर बना लिया जाता है। ठीक है, ये पूरा ऊन बनाने का यहाँ पर जो है प्रोसेस बताया हुआ है। वापस से पॉइंट पर आ जाते हैं हम लोग। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। ठीक है, भेड़ की प्रोसेस हमने देख ली, ऊन कैसे प्राप्त करते हैं। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट जो है रेशम के कताई करके कोकून यहाँ पर बनाया जाता है। ये प्रोसेस भी हमने पढ़ी थी कि रेशम के कीटों से कोकून की प्राप्ति कैसे होती है, ये सारी, फिर रेशम कैसे बनता है। अब ये जो रेशम फाइबर होते हैं ये किससे बने हुए रहते हैं, ये जितने भी रेशम फाइबर होते हैं ये सारे ही प्रोटीन से बने हुए रहते हैं। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कोकून से रेशम के रेशों को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। ये पूरी प्रोसेस जो है यहाँ पर रीलिंग कहलाती है। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस, मेन प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रोसेस को रीलिंग कहा जाता है। और बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। ठीक है, रेशम के धागों से ही रेशम के वस्त्र यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो ये एनसीईआरटी में आपके रेशम से तंतु से वस्त्र तक करके एक पॉइंट था, एक चैप्टर था जिसको हमने अभी डिस्कस किया। अभी हम लोग अपने क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, जब मोर सांप को खाता है, फिर सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल यहाँ पर कौन सा होगा। देखो एक चीज़ बताई हुई है, मोर है, ठीक है, इसके नीचे सांप हो जाएगा, स्नैक हो जाएंगे, इसके नीचे कीड़े हो जाएंगे और कीड़े के नीचे यहाँ पर पौधे हो जाएंगे। तो सबसे लोअर लेवल पर तो पौधे हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ये सबसे लोअर, सबसे निम्नतम लेवल पर पौधे हो गए और सबसे उच्चतम लेवल पर कौन हो जाएंगे, हमारे मोर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ऊपर अभी यही है पूरा। अगर यदि आप एक पिरामिड बनाकर देखेंगे, एक पिरामिड बनाएंगे तो सबसे पिरामिड में सबसे ऊपर कौन आ जाएगा, हमारा मोर आ जाएगा। तो ये खाद्य पिरामिड के शीर्ष तल पर होगा। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को, कीड़े हरे पौधे को खाएंगे, तो मोर का खाद्य तल जो है, खाद्य पोषण का जो तल है, पिरामिड के शीर्ष पर होगा। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता में आप यहाँ पर नीचे वाले लेवल को कंसीडर कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 जुलाई तक को पूरे भारत में वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव होती है? फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में कौन सा तत्व स्थिर हो जाता है? बिल्कुल नाइट्रोजन यहाँ पर स्थित हो जाता है। यदि आप फसल चक्र की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन ही यहाँ पर स्थिर हो पाएगा। दलहनी फसलें जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके जीवाणु को राइजोबियम लेम्यूनियोसियम जो होता है इससे पाए जाते हैं। ठीक है, यही सारे तत्व होते हैं जो हम दलहनी फसलें लेते हैं उसमें पाए जाते हैं, जो बहुत ही खाने के लिए काफ़ी लाभदायक बोली जाती है। दलहनी फसलें जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने की प्रोसेस को कंप्लीट करती है और इसके अंदर जो जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम लेम्यूनियोसियम जो है ये पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाता है, लेकिन किसका नहीं किया जाता है? मूर्त से अमूर्त की ओर जाना, सरल से कठिन की ओर जाना, स्थानीय से वैश्विक की ओर जाना या फिर अमूर्त से मूर्त की ओर जाना। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, लेकिन अभी इसके ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने अब आएंगे। कूट दिया हुआ है, मतलब कि कोडिंग यहाँ पर की हुई है। केवल बी सही है, केवल डी सही है, केवल ए और बी सही है या फिर केवल बी और सी यहाँ पर सही है। तो देखो, हमको बोला था कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन कौन सा तरीका नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आखिरी में पूछा था ना कि केवल इसे छोड़कर, तो किसको छोड़कर कौन सी तरीके आप नहीं अपनाओगे? अमूर्त से मूर्त की ओर जाना, क्योंकि आपके पास सारी यांत्रिक चीज़ें अवेलेबल होती है पर्यावरण को पढ़ाने के लिए, सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, सारे उदाहरण अवेलेबल होते हैं, तो आपको कल्पनात्मक चीज़ों पर मूव नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, कोडिंग की यदि बात करें, कूट की यदि बात करें, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर कूट देखना है, मतलब कि कौन सा आंसर हो जाएगा? केवल डी पर नहीं जाना चाहिए, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर गलत है। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, डी वाला स्टेटमेंट जो है इसकी तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? 16 अगस्त 1945 को, 26 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 या फिर 8 अगस्त 1945 को? परमाणु दुर्घटना द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी 6 अगस्त 1945 को, जहाँ पर क्या किया था? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 अगस्त 1945 को। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। मिलते हैं थोड़ी ही देर में 2 बजे संस्कृत के सेशन में, 3 बजे CDP के सेशन में और 6 बजे अगेन हम लोग CDP के सेशन में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। एंड सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।